हेलो स्टूडेंट, आर्य ऑनलाइन क्लासेस सीखकर में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा था अपने एंटोमोलॉजी, उसी टॉपिक को हम आगे करेंगे। मैं बायोलॉजी टीचर ललित मिश्रा टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। एंटोमोलॉजी के अंदर आपने बताया था कि सबसे पहले जो अपना इनवर्टिब्रेट के अंदर आर्थ्रोपोडा जो संघ है, उस आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर वर्ग इंसेक्टा के जो सदस्य कहलाते हैं कीट विज्ञान के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे इंसेक्टा वर्ग के आते हैं। इंसेक्टा वर्ग जो कि हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने कीट विज्ञान के बारे में कीट विज्ञान में ये भी पढ़ा कि कीटों का किस प्रकार से पहचान की जा सकती है, कैसे क्या होता है। अब उससे आगे चलते हैं हम। एक कीट है जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है बात करते हैं उसकी खपरा भृंग जिसे हम बोलते हैं, खपरा बीटल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, खपरा बीटल हम बोलेंगे, ठीक है। खपरा बीटल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो क्लासिफिकेशन के अंदर जाते हैं तो क्लासिफिकेशन के बारे में ये कहा कि मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया कि ये जो है वो एक इंसेक्टा के अंदर है। तो इंसेक्टा के अंदर होने के कारण इसका जो संघ आएगा वो संघ क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा। याद रखना, संघ क्या रहेगा, आर्थ्रोपोडा, वर्ग क्या रहेगा, इंसेक्टा, ठीक है। संघ और वर्ग की बात करने के बाद में अगर हम इसके अंदर जो इसके कुल को देखते हैं तो कुल का जो नाम है वो आएगा डर्मेस्टिडी, ठीक है। जो खपरा बीटल है, खपरा बीटल का जो फैमिली है, फैमिली के अंदर आप क्या बताएंगे, डर्मेस्टिडी। और इसकी अगर जीनस की बात की जाए तो इसकी जीनस क्या रहेगी, टोगोडर्मा। और इसकी स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीसीज कौन सी रहेगी, ग्रेनेरियम रहेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खपरा बीटल का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो वैज्ञानिक नाम आप क्या बताएंगे, टोगोडर्मा ग्रेनेरियम। अच्छी तरह से याद रखना, वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा जाता है। खपरा जो बीटल है, खपरा भृंग जिसे हम कहते हैं, खपरा भृंग का जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम है हमारा टोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ठीक है। टोगोडर्मा ग्रेनियम की जो अगर बात की जाए, ओरिजिन की अगर बात की जाए कि इसकी जो ओरिजिन है यानी कि इसकी उत्पत्ति जो कहाँ से है, तो हम ये बताते हैं जो खपरा बीटल है, खपरा बीटल की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर मानी जाती है, इंडिया में मानी जाती है, यानी कि भारत के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि ये जो खपरा बीटल है भारत का एक कीट है, यहाँ पर ही ये उत्पन्न होता है। और अगर बात की जाए कि ये खपरा जो बीटल है सबसे ज़्यादा नुकसान किनको पहुँचाता है, तो आप ये याद रखना, खपरा बीटल के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो किसको पहुंचाया जाता है, अनाज के बीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब अनाज के बीजों का अगर नाम आता है तो आप जाहिर सी बात है कि खेत में तो ढूंढने जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो बड़े बड़े जो वेयर हाउस हैं यानी कि जो भंडार गृह हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, अनाज को भंडारित रखा जाता है, यानी कि जो भंडारित अनाज गृह जो हैं उन भंडारित अनाज गृह में रखे जाने वाले जो अनाज है, जिसके अंदर हम जो गोदामों में जो अनाज भर के रखते हैं उस अनाज को इस खपरा बीटल के द्वारा क्या किया जाता है, सर्वाधिक क्या पहुंचा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि ये जो खपरा भृंग है इसका वैज्ञानिक नाम तो टोगोडर्मा ग्रेनेरियम है, इसकी उत्पत्ति आप बताएंगे भारत में है। दूसरी चीज, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाई जाती है वो भंडारित अनाज को पहुंचाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात की जाए कि ये जो खपरा भृंग है तो ध्यान रखना, खपरा जो भृंग है गर्म जलवायु में पाया जाने वाला है एक कीट है। कौन सी जलवायु में पाया जाता है, गर्म जलवायु में पाया जाने वाला कीट है। यानी कि अगर इसकी जलवायु का टेम्परेचर देखा जाए तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के अंदर ये पाया जाता है। और इस तापमान में ये सर्वाधिक क्या रहता है, सक्रिय रहता है। यानी कि खपरा जो बीटल है वो 32 से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर सर्वाधिक एक्टिव रहता है। और एक्टिव रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा क्या पहुंचाएगा, नुकसान भी ये पहुंचाता है, ठीक है। अगर बात की जाए खपरा बीटल के दूसरे अन्य नामों की कि इसे हम और किन नामों से भी जान सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि खपरा बीटल को अगर अदर नेम से अगर आप बात करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। एक तो इसे बोला जाता है खपड़ा बोला जाता है, दूसरा इसे हम क्या बोलते हैं, वात्री बोलते हैं, और तीसरा हम इसे क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। तो याद रखना, खपरा जो बीटल है, खपरा जो भृंग है, उसके अन्य नाम जो है वात्री, वही या खपड़ा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये किन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या किन से नुकसान, यहाँ पे ये लिखा है टॉपिक मैंने, पोषक अनाज। पोषक का मतलब हो गया कि इनको ये जिन अनाजों को ये खाकर अपना पोषण प्रदान करता है उनको नुकसान भी पहुंचा देता है,
और इसका पोषण हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि गेहूँ, चावल, ज्वार और बाजरे को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। यानी कि ये रबी की फसल के जो अनाज हैं उनको और खरीफ की फसल के जो अनाज है उन दोनों को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये भंडारित जो अनाज ग्रह हैं वहाँ पर ये उपस्थित रहता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि भाई खपरा बीटल के अंदर कौन सी जो इसकी स्टेज है, ठीक है, यानी कि जो कौन सी इसकी जो आपने बताई थी ना 4 स्टेज होती हैं। एक स्टेज तो वयस्क होती है, एक प्यूपा होती है, एक लार्वा अवस्था होती है, ठीक है, दूसरी इसके अंदर जो मान लीजिए गर्भ अवस्था है, भ्रंग अवस्था है। तो इसकी कौन सी ऐसी अवस्था है जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर ये देखना, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जाता है कि खपरा की सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था जो है सबसे ज़्यादा क्या पहुंचाएगी, इनको नुकसान पहुंचाएंगी। तो याद रखना, ये जो भ्रंग अवस्था जो होती है वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का काम करती है। और ये सबसे ज़्यादा जो भ्रंग अवस्था है सबसे ज़्यादा कौन से महीने में सक्रिय रहती है, तो आप ये बताएंगे कि ये जो अवस्था होती है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर की जो अवधि होती है, जुलाई अक्टूबर, उसके अंदर सर्वाधिक क्या होती है, सक्रिय होती है और अनाज को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। एक बार दोबारा से बोल रहा हूं कि खपरा बीटल की भ्रंग जो स्टेज है वो अनाज को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। ये जो भ्रंग अवस्था है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर के अंदर सर्वाधिक सक्रिय रहती है, जो भंडारित अनाजों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात की जाए, यानी कि इसके जीवन चक्र की अगर हम बात करते हैं, तो इसके जीवन चक्र के अंदर एक नज़र डालते हैं, तो जीवन चक्र के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर चारों अवस्थाएं पाई जा रही है। यानी कि आपको इसमें एडल्ट भी दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आपको एग भी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको गर्भ स्टेज या बीटल जो स्टेज है वो भी दिखाई दे रही है, आपको इसके अंदर प्यूपा अवस्था भी दिखाई दे रही है। यानी कि इसके अंदर चारों अवस्थाएं, तो यानी कि इसके अंदर आप ये बताएंगे इसके अंदर ये जो खपरा है वो क्या है, पूर्ण है। यानी कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो विकास हो रहा है वो पूर्ण विकास हो रहा है। मेटामॉर्फिस की अगर हम बात करते हैं, कायांतरण की जिसे हम बात कर रहे हैं, वो पूर्ण कायांतरण इसमें पाया जाता है। तो याद रखना, खपरा बीटल के अंदर क्या पाया जाएगा, पूर्ण कायांतरण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पूर्ण कायांतरण पाया जाएगा। ठीक है, पूर्ण कायांतरण इसमें आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर चारों अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही है। अगर इसकी जीवन चक्र की अगर आप बात करते हैं तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आप देखते हैं कि इसका जो टोटल लाइफ साइकिल है, कुल जीवन काल है, वो कितने दिन का पाया गया है, 34 से लेकर 76 डेज का इसके अंदर आपको जीवन काल आपको दिखाई देगा। और अगर हम इसकी पीढ़ी की बात करते हैं तो याद रखना कि एक वर्ष के अंदर इसके 4 से 5 वर्ष के अंदर आपको एक पीढ़ी दिखाई देगी। यानी कि जो एक पीढ़ी है वो 4 से 5 वर्ष के अंदर एक पीढ़ी कंप्लीट हो जाती है। दूसरे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ये देखा जाता है कि जो वयस्क है, मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर वयस्क नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। जो कीट विज्ञान होता है ना, कीटों में नर और मादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन वयस्क की हम बात करते हैं, तो वयस्क के अंदर ये कहा कि वयस्क जो अवस्थाएं हैं, वयस्क अवस्था से क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं। यानी कि जो मादा है वो क्या देती है, अंडे देती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अंडों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो याद रखना 125 से लेकर 150 तक इन अंडों की क्या पाई जाती है, संख्या पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खपरा बीटल के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उन अंडों की संख्या कितनी होती है। तो आप ये बताएंगे 125 से लेकर 150 के बीच में इनके अंडों की संख्या होती है। ठीक है, गर्मियों के दिनों के अंदर 3 से 5 दिन की रहती है, 3 से 5 दिन तक अंडे दिए जाते हैं, जबकि सर्दियों में 6 से 10 दिन तक ये अंडे देने की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, गर्मियों के अंदर 3 से 5 दिन अंडे दिए जाते हैं, सर्दियों के अंदर 6 से 10 दिन तक ये जो मादा इसके अंदर जो बीटल है वो अंडे अपने देती है। अंडे देने के बाद के अंदर इसके अंदर जो दूसरी अवस्था आती है वो अवस्था आ जाती है, यानी कि इसके अंदर जो अंडे जो परिपक्व होते हैं, या आप ये भी कह लीजिए कि अंडे जो हैं गर्मियों में 3 से 5 दिन के बाद में परिपक्व होंगे, या सर्दियों में 6 से 10 दिन के बाद में परिपक्व होंगे। और इन अंडों से क्या निकल जाती है, गर्भ अवस्था, भ्रंग अवस्था, बीटल जो अवस्था होती है वो इसके अंदर विकसित होती है। और आपको बता रखा है कि जो बीटल अवस्था, भ्रंग अवस्था जो है वो ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। वही सबसे ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, हानिकारक होती है। और अभी आप ये बताएंगे जो जब ये भ्रंग अवस्था में आता है, तो भ्रंग अवस्था के अंदर ये खपरा बीटल कितने दिनों तक रहता है, 50 दिनों तक रहता है। 50 दिनों के बाद के अंदर इसके अंदर जो अवस्था आ जाती है उस अवस्था को नाम क्या करते हैं हम, प्यूपा अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी अवस्था आ जाएगी, प्यूपा अवस्था आ जाएगी। और इस प्यूपा से के बाद के अंदर 4 से 5 दिन बाद के अंदर इनके अंदर क्या
क्या बन जाएंगे, प्यूपा से एडल्ट बन जाएंगे। प्यूपा से क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। यानी कि अगर नर की अवधि बन जाए तो 10 से 30 दिन तक की होती है, ठीक है। नर की जो अवधि है वो कितनी होती है, 10 से 30 दिन की होती है, जबकि मादा की जो अवधि है वो कितनी होती है, 10 से 14 दिन की अवस्था में होती है। और अगर इसको खपरा बीटल के टेम्परेचर की हम बात करें तो खपरा बीटल का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 32 से 44 के बीच। यानी कि मैंने पहले भी बताया था ये कैसी होती है, गर्म जलवायु का है। कैसा है ये बेटा जी, गर्म जलवायु वाला कीट है, यानी कि भारत के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ, अगर इसके टोटल जीवन काल को बात करते हैं, टोटल लाइफ साइकिल को अगर हम देखते हैं तो टोटल लाइफ साइकिल जो होती है 34 से 76 डेज़ की होती है। अगर इसकी जनरेशन की बात करते हैं 4 से 5 ईयर के अंदर एक जनरेशन कंप्लीट होती है। अगर इसके अंडों की बात की जाएगी तो 125 से 150 के बीच के अंदर जो एग की जो नंबरिंग है वो होती है। उसके बाद के अंदर अगर देखा जाए तो अगर विंटर है तो उसके अंदर 6 से 10 डेज़ के अंदर आपके जो अंडे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर बात की जाए समर में तो आप बताएंगे 3 से 5 दिन के अंदर इन अंडों से क्या बन जाएंगे, बीटल बन जाती है, भृंग बन जाती है। और ये भृंग ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है। ये भृंग अवस्था, बीटल अवस्था 50 दिनों तक रहती है, जो कि भंडारित अनाजों को नुकसान पहुंचाती है। और ये इनसे क्या निकल जाते हैं, बाद में प्यूपा अवस्था आती है और प्यूपा अवस्था से वयस्क अवस्था में एक परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता रहता है। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें कि खपरा बीटल जो कीट है उसको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसके नियंत्रण की बात की जाती है तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि ये जो भंडारों में पाए जाने वाले अनाज को नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भंडारों की साफ सफाई करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जो नीम का वृक्ष आता है उस नीम के वृक्ष के जो फल जिसे हम निम्बोली कहते हैं, उस निम्बोली का जो चूर्ण है उस चूर्ण का आप क्या करेंगे, उस भंडार कक्ष में छिड़काव करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो केमिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, इसके अंदर EDCT का छिड़काव करेंगे। EDCT का पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इथाइलिन डाईब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इथाइलिन डाईब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसका, ठीक है। अगर इस प्रकार से हमने आपको क्या बता दिया, खपरा भृंग का काम कंप्लीट हो जाता है। अब एक दूसरे कीट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और उसका नाम है कात्रा, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, कात्रा के नाम से हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले कात्रा जो है उसका अगर हम साइंटिफिक नेम यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो कात्रे का जो वैज्ञानिक नेम है वो होता है एम्सेक्टा मूरी, ठीक है। एम्सेक्टा मूरी होने के बाद में अगर इसके वर्गीकरण की बात की जाए तो मैंने पहले भी बता रखा है, अगर संघ की बात करोगे आप तो संघ आप बताएंगे आर्थ्रोपोडा, और अगर वर्ग की आप बात करेंगे तो वर्ग इसके बताओगे आप इनसेक्टा बात करेंगे। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऑर्डर से क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसका ऑर्डर भी लिख दिया है कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो गण है वो क्या होगा, लेपिडोप्टेरा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि इसका जो गण है, ऑर्डर है वो कौन सा है, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। कुल की अगर बात कर रहे हैं तो अरेक्टिडी इसका कुल होता है। फैमिली की अगर हम बात करें इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली क्या होगी, अरेक्टिडी होगी, ठीक है। और अगर इसके कुल की बात करेंगे और इसकी वंश की अगर हम बात करेंगे तो वंश बताओगे आप एम्सेक्टा, और जाति आप बताओगे मूरी जाति आप बता दोगे। वापस बोल रहा हूँ, आपके कीट का नाम है कात्रा, इसका वैज्ञानिक नाम है एम्सेक्टा मूरी, इसका गण है लेपिडोप्टेरा, इसके जो कुल है वो है अरेक्टिडी। अगर इसके वंश की बात की जाए तो एम्सेक्टा है, और इसकी जाति की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जाति होगी मूरी। ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन होने के बाद में आप आते हैं आइडेंटिफिकेशन की ओर, यानी कि इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। कात्रे की पहचान करने के लिए बिल्कुल सीधा सा है कि जो कात्रा है इसका जो एडल्ट स्टेज है, कि वयस्क अवस्था जो है, इसकी वयस्क अवस्था के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके सफ़ेद पंख पाए जाते हैं, यानी कि वाइट कलर के इसके अंदर विंग आपको दिखाई देंगे। उन विंग के ऊपर यानी कि पंखों के ऊपर आपको बिंदु नुमा यानी कि स्पॉट यानी कि गोल गोल जो बिंदु होती है ना, बिंदु के जैसे ब्लैक कलर की आपको यहाँ पर बिंदुएं दिखाई देंगी। तो इसकी पहचान बिल्कुल सरल है, यानी कि एडल्ट जो है, एडल्ट के अंदर वाइट कलर के आपको विंग्स दिखाई देंगे जिनके ऊपर ब्लैक कलर के आपको स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है।
ठीक है। और अगर इसके एब्डोमेन की बात करें यानी कि इसके उदर की बात करें, हम इसके उदर यानी कि पेट की बात करें, एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो उसका जो कलर है वो आपको कैसे दिखाई देगा, सिंदूरी लाल रंग का आपको कलर इसका दिखाई देगा। तो ध्यान रखना इसकी जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप क्या करेंगे, जो एडल्ट है उसके अंदर सफ़ेद पंख हैं जिनके ऊपर काले काले धब्बे पाए जाते हैं, बिंदु नुमा स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। अगर हम इसके एब्डोमेन की बात करें, पेट की बात करें, उदर की हम बात करें तो उदर का जो रंग रहेगा वो सिंदूरी लाल रंग का रहेगा, ठीक है। जब ये कातरे की विकास जो पीढ़ी है विकसित हो जाती है तो विकसित होने के बाद के अंदर इसके अंदर आपको ये दिखाई देंगी कि पूर्ण विकसित होने के बाद में आप इसको लार्वा भी अवस्था भी पाई जाती है। उस लार्वा अवस्था को हम गिडार के नाम से भी जानते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये तो जो था वयस्क था, वयस्क की पहचान ऐसे होती है और इस वयस्क के अंदर ही एक वयस्क के बाद में जब ये लार्वा अवस्था में जाता है जिसको हम गिडार भी कहते हैं और उसी को हम सूंडी कहते हैं, अगर आप आकार देखेंगे तो उसका आकार आपको कितना दिखाई देगा, 40 से 50 मिलीमीटर का आपको आकार आपको दिखाई देगा। और ये जो गिडार, लार्वा या सूंडी जिसे हम कह रहे हैं उसका अगर आप रंग देखेंगे, उसकी पहचान अगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, लाल भूरे रंग के बालों से गिरी हुई आपको संरचना दिखाई देगी। यानी कि क्या दिखाई देगी, लाल भूरे रंग से गिरे हुए बालों की संरचना का रूप में आपको दिखाई देगी। कातरा जो है इसका आपने साइंटिफिक नेम दिया था एमसेक्टा मोरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कातरे का जो साइंटिफिक नेम है बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगर हम इस कातरे के अंदर पोषक पौधों की बात कीजिए या ये कह लीजिए कि ये किन किन को नुकसान पहुंचाता है तो आप ये बताएंगे कि जो बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मोठ, ज्वार, इनको क्या पहुंचाता है, ये नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में किन स्थानों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखना ऐसे स्थान जहाँ पर क्या होती हो, कम वर्षा होती हो, ऐसा स्थान जहाँ पर क्या हो, कम वर्षा हो या फिर वहाँ की जो मिट्टी हो वो कैसी हो, हल्की मिट्टी हो, उन क्षेत्रों के अंदर इस कातरे का सर्वाधिक क्या रहता है, प्रकोप रहता है, ठीक है। तो कातरे के बारे में आपने यहीं तक पढ़ ही लिया था कि इसका साइंटिफिक नेम अच्छी तरह से याद रखना, इसकी पहचान याद रखना है आपको। और इसके बाद में आता है आपका इसका लाइफ साइकिल। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको पहले कि आप ये बताते हैं कि अपूर्ण है या पूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे कि इसके अंदर जो पूर्ण कायांतरण दिखाई दे रहा है या अपूर्ण कायांतरण दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आपको मैंने पूर्ण और अपूर्ण पूछा तो आपको पता है कि अगर इसके अंदर 4 अवस्थाएँ दिखाई दे रही हैं तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, पूर्ण कायांतरण वाला। तो आपको देखो यहाँ पर कितनी अवस्थाएं दिखाई दे रही है, 4 अवस्थाएं दिखाई दे रही है। तो आप याद रखना जो कातरा होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसके टोटल लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो टोटल लाइफ साइकिल जो होता है वो 26 से 41 दिन का इसके अंदर क्या होता है, टोटल लाइफ साइकिल होता है। और अगर पीढ़ी की बात करें तो 1 वर्ष के अंदर इसका पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि वयस्क की, और आपको मैंने बता रखा था कि वयस्क जो होते हैं उन वयस्क के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद में इन वयस्कों के द्वारा क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। और अगर अंडों की अगर हम बात करें तो याद रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो कातरा है उन कातरा के अंदर जो अंडे हैं वो अंडे हमेशा कहाँ पर दिए जाएंगे, जो पत्तियाँ होती हैं यानी कि जो पर्ण हैं उन पर्ण की निचली सतह पर, पर्ण की निचली सतह पर। ये क्वेश्चन याद रखना खूब बार पूछ लिया जाता है कि जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की निचली सतह पर अंडे दिए जाते हैं। और अंडों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना जो कातरा जो कीट है उनके अंदर अंडों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1500 इसके अंदर आपको अंडों की संख्या दिखाई देगी, जो कहाँ दी जाएगी, पत्तियों की निचली सतह के ऊपर दिखाई देंगे। 3-4 दिन बाद के अंदर ये जो अंडे हैं इन अंडों से लार्वा अवस्था विकसित होती है। अंडों से क्या विकसित होती है, लार्वा अवस्था विकसित होती है। और ये लार्वा अवस्था 15 से 23 दिन तक चलती है। और इस लार्वा अवस्था के अंदर कातरा क्या कर लेता है, 6 बार क्या कर लेता है, निर्मोचन की प्रक्रिया, मोल्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो कितनी बार कर लेता है, 6 बार अपने आप को निर्मोचित कर लेता है, ठीक है। लार्वा अवस्था कहाँ तक चलेगी, आपको मैंने बताया दिया था 15 से 23 दिन तक चलती है। 15 से 23 दिन के बाद में इस लार्वा अवस्था से आपको क्या दिखाई देगा, प्यूपा अवस्था दिखाई देगी। और ये प्यूपा जो होते हैं मिट्टी की गहराई के अंदर पाए जाते हैं। प्यूपा कहाँ पाए जाएंगे, मिट्टी की गहराई में। कितनी गहराई में पाए जाएंगे,
करेंगे तो आप बताएंगे 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर की जो गहराई होगी मिट्टी की, उस मिट्टी की गहराई के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, प्यूपा अवस्था आपको दिखाई देगी। और ये प्यूपा अवस्था जो है वो 9 से 10 दिन के बाद के अंदर आपको क्या होगा, वयस्क के रूप में आपको विकसित होती हुई दिखाई देंगी। प्यूपा से जो वयस्क जो अवस्था होती है उसके बारे में आप ये बताएंगे, जब वर्षा काल आता है उस वर्षा काल के दौरान इन प्यूपा से वयस्क सर्वाधिक मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको जो कीट है, जो कातरा है, उसकी स्टडी हो गई है। इसके अंदर अगर हम जैविक नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका नियंत्रण अगर हम करेंगे तो नियंत्रण के अंदर सबसे चीज़ याद रखना, एक इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो जैविक नियंत्रण पाया जाता है वो ट्राइकोग्रामा नाम की एक स्पीसीज होती है। ट्राइकोग्रामा जो नाम की एक स्पीसीज होती है वो कातरा के अंदर जो लार्वा अवस्था होती है उस लार्वा अवस्था को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। एक याद रखना कौन सी अवस्था, ट्राइकोग्रामा जो स्पीसीज है, ट्राइकोग्रामा जो स्पीसीज होती है वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके द्वारा कातरा की जो प्रजाति है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देगा, ये जो कातरा है वो कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट जो आपको कीट है यहाँ पर आपको देखने को दिखाई दे रहा है वो कीट है आपका ग्राम पोड बोरर, यानी कि चने का फली छेदक कीट। जो चना होता है ना, चना, उस चने के अंदर जो फली होती है उस फली के अंदर जो छेद कर लिया जाता है, छेद करने से जो चने हैं उस चने की जो फ्रूट्स हैं उनको क्या किया जाता है, नुकसान पहुँचाया जाता है। तो आपका जो 4th नंबर का जो आपका कीट है उसको हम बोलते हैं ग्राम पोड बोरर। ठीक है, चने का फली छेदक कीट। इसके अंदर अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं इसकी, तो इसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे इसका वर्गीकरण। याद रखना बेटा जी, इसका आप सबसे पहले क्या करोगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो संघ आएगा, संघ आप क्या बताएंगे, आर्थ्रोपोडा। संघ क्या बताएंगे, आर्थ्रोपोडा। और अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग वो ही इंसेक्टा। इसके अंदर अगर हम गण की बात करें तो गण इंपॉर्टेंट है और इसका भी गण क्या होगा, लेपिडोप्टेरा। इसका जो गण होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, लेपिडोप्टेरा। याद रखना बेटा जी, इसका जो गण होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, लेपिडोप्टेरा। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अगर इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम जो है इसका होता है हेलिकावर्पा आर्मीजेरा। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो एक बार वापस बोलता हूँ, साइंटिफिक नेम जो है वो कौन है, हेलिकावर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, अगर हम इसके आगे चलते हैं तो इस चने के फली छेदक रोग को जो अन्य नामों से जिस नाम से जाना जाता है वो नाम होगा, सबसे पहले इसे हम किस नाम से जानते हैं, चने की इल्ली के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगर हम बात की जाए कि ये वाला जो कीट है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना ये जो चने का फली छेदक रोग जो है वो क्या होता है, सर्वव्यापी होता है। सभी जगह पर ये पाया जाता है और सभी जगह पर ये क्या पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है ना। सभी जगह पर ये जो कीट है वो क्या करता है, नुकसान पहुँचा जाता है। और ये हर प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको खाने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या लिखा गया, सर्वभक्षी होता है ये, है ना। यानी कि सर्वव्यापी भी है और ये सर्वभक्षी भी है। और इसका दूसरा नाम क्या है, चने की इल्ली के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की ओर जाते हैं, यानी कि इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो ये देखना इसके अंदर 2 प्रकार की पहचान होती है। यानी कि एक तो इसमें एडल्ट स्टेज होती है, दूसरे इसके अंदर आपको जो गिडार जिसे हम बोलते हैं, लार्वा जिसे हम कहा जाएगा, लार्वा स्टेज भी होती है। अगर पहचान के अंदर सबसे पहले एडल्ट की बात करें, अगर हम पहचान में सबसे पहले एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर का जो रंग होता है वो कैसा रंग आपको दिखाई देगा, लाल भूरा, यानी कि रेड ब्राउनिश आपको इसका कलर दिखाई देगा एडल्ट का। और ये जो एडल्ट है वो आपको कहाँ कब दिखाई देंगे, नाइट के अंदर, यानी कि क्या है, रात्रि चर होते हैं, रात्रि काल के अंदर ये सबसे ज़्यादा बाहर आपको दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रात्रि चर सलभ के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो याद रखना वयस्क की पहचान लाल भूरा रंग होता है, वयस्क रात्रि में सबसे ज़्यादा बाहर निकलता है, इस कारण से इसे रात्रिचर शलभ के नाम से भी हम जान सकते हैं। अगर हम गिडार की बात करें तो याद रखना एक कंप्लीट जो गिडार होता है, यानी कि पूर्ण विकसित अगर हम गिडार होता है, गिडार की बात करें, उसका अगर आकार अगर हम देखेंगे तो उसका आकार कितना होगा, 35 मिलीमीटर का इसके अंदर आपको आकार दिखाई देगा। अगर हम गिडार के रंग की बात करें तो जो गिडार है उसका रंग कैसा दिखाई देगा आपको, हल्का
पीले रंग का हमको आपको दिखाई देंगे। तो याद रखना जो गिडार है उस गिडार की हम पहचान कैसे करेंगे, तो गिडार की पहचान करने के लिए आपने क्या बताया, उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। उसकी साइज कितनी होती है, 35 मिलीमीटर की इसकी आपको साइज दिखाई देंगी। अगर हम बात करते हैं इसके पोषक पौधों की, यानी कि कौन कौन से पौधों को खाद देता है, तो आप बताएंगे इसके अंदर ये चना, मटर, कपास, अरहर और जो मक्का के जो पौधे होते हैं उनको ये क्या कर देता है, अपने मतलब भोजन के रूप में, यानी कि उनको क्षति पहुंचाने का काम करता है। अगर इसकी हानिकारक अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम इसकी हानिकारक अवस्था को देखेंगे तो इसके अंदर आप याद रखना इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो कहलाती है गिडार या सूंडी के नाम से इसकी सबसे हानिकारक अवस्था पाई जाती है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे लाइफ साइकिल के अंदर ये पूर्ण विकसित है या अपूर्ण विकसित। तो मैंने बताया 4 स्टेज आपको अगर दिखाई दे रही है तो आप बताएंगे ये कैसा है, पूर्ण विकसित है। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले कौन होता है, मादा होती है। स्लभ का मतलब वयस्क, यानी कि सबसे पहले एडल्ट आता है। एडल्ट में जो मादा है, मादा के द्वारा क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। अंडों की संख्या पूछी जाएगी तो अंडों की संख्या कितनी बताएंगे आप, 500 से लेकर 1000 के बीच के अंदर अंडे दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, मादा शलभ के द्वारा दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, तो आपने बताया कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की कहाँ पर दी जाती है, निचली सतह पर आपको अंडे दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये जो अंडे होते हैं पत्तियों की निचली सतह पर 2 से 4 दिन तक रहते हैं। उसके बाद में ये अंडे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गिडार अवस्था में परिवर्तित होते हैं। और गिडार अवस्था ही इसकी कौन सी अवस्था होती है, हानिकारक अवस्था। याद रखना इसकी गिडार अवस्था ही क्या होती है, हानिकारक अवस्था। ये जो गिडार सूंडी हम जिसे बोलते हैं वो कितने दिन तक पाई जाएगी, 13 से 20 दिन तक पाई जाती है। 13 से 20 दिन के बाद में ये जो गिडार है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएंगे। और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद में कहाँ रहेंगे, ये मृदा में रहेंगे। मृदा से 8 से 15 दिन बाद में ये पुनः इस प्यूपा से क्या अवस्था पर निकल जाएगी, वयस्क के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें इसके नियंत्रण की, तो याद रखना बेटा जी इसका जो नियंत्रण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो नियंत्रण होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके अंदर जो नियंत्रण, अंडों का अगर आपको नियंत्रण करना है, यानी कि आपको जो पोर्ट बोरर है, पोर्ट बोरर के अंडों को ही अगर आपको नष्ट करना है तो आपको एक जो है एक स्पीसीज है ट्राइकोगोमा, ट्राइकोगोमा जो है उसका उपयोग करना होगा। ये ट्राइकोगोमा क्या करेगी, इस चने के फली छेदकों के अंडों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन अगर इसकी गिडार अवस्था, सूंडी अवस्था की अगर हम बात करें तो सूंडी अवस्था के लिए आपने एपानटेलस नाम से एक जो जीवाणु है उसकी आप यूज़ करेंगे। एपानटेलस जो स्पीसीज है उसके द्वारा बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगी, इसकी सूंडी अवस्था को हानि पहुंचाकर इसको नष्ट कर देता है। ठीक, एंटोमोलॉजी के अंदर अगर हम नेक्स्ट कीट की बात करते हैं तो इस वक्त सर्वाधिक जिसका प्रकोप चल रहा है उसी का बात करते हैं, तो और उसका नाम है क्या है, टिड्डी। टिड्डी जो कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस बार तो टिड्डियों ने राजस्थान ही नहीं, यूपी, गुजरात, एमपी तक सभी तक अपना क्या डाल दिया है, प्रकोप डाल दिया है। तो अपना जो कीट है नेक्स्ट जिसकी हम स्टडी करेंगे उसे हम बोलते हैं टिड्डी, और उसी का दूसरा नाम है फड़का, और उसी क्या कहा जाता है, लोक्यूस्ट कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वही टॉपिक कि इसके अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो आप वर्गीकरण में बताएंगे संघ आर्थ्रोपोडा, और जो इसका वर्ग बताएंगे इंसेक्टा। और गण की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर मैंने गण लिखा है तो उसको याद रखना बिल्कुल, और इसका जो गण है वो याद रखना आर्थोप्टेरा। इसका गण हमेशा याद रखना, गण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जिस प्रकार से टिड्डी ने इस बार नुकसान पहुंचाया तो टिड्डी से क्वेश्चन आ सकता है। गण की अगर हम बात करते हैं तो आर्थोप्टेरा, और अगर हम कुल की बात करते हैं तो एब्रीटिडीज का कुल होता है। अगर हम साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उस नाम की अगर हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। याद रखना बेटा जी, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया याद रखना साइंटिफिक नेम। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है टिड्डी का साइंटिफिक नेम सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। याद रखना जो टिड्डी होती है वो क्या होती है, सर्वभक्षी कीट होती है, यानी सभी प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनका क्या
क्या करती है, ये भक्षण कर जाती है। इसी कारण से टिड्डी को क्या कहा जाता है, अत्यंत विनाशकारी कहा जाता है। ठीक है, और टिड्डी जो है भारत के अंदर क्या होती है, 3 प्रकार की पाई जाती है। जो भारत के अंदर इस टिड्डी की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 3 प्रजातियां भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, और नंबर 1 जो है टिड्डी उसको हम बोलते हैं रेगिस्तानी टिड्डी बोलते हैं। और रेगिस्तानी टिड्डी जो है अत्यंत क्या होती है, विनाशकारी होती है। नंबर 2 की हम बात करें, नंबर 2 को हम बोलते हैं प्रवेशिनी टिड्डी। ठीक है, और उसका जो साइंटिफिक नेम है लोकस्टा माइग्रेटेरिया। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती रहती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रवेशिनी। हिंदी के अंदर क्या लिखा मैंने, प्रवेशिनी, और उसको इंग्लिश में क्या लिखा, माइग्रेटोरिया। ठीक है, माइग्रेट होती रहती है ना। और ये कहाँ पाई जाती है, तो आप ये बताएंगे राजस्थान और गुजरात। ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, और ये साथ में कहाँ पाई जाती है, गुजरात। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी। नंबर 3 नंबर की जो टिड्डी है उसे हम बोलते हैं बम्बईया टिड्डी। ठीक है, और उसका नाम है पतंगा सिक्सिनेटा। ठीक है, बम्बईया टिड्डी के नाम से जानेंगे, पतंगा सिक्सिनेटा। और ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात और तमिलनाडु में। ये कहाँ पाई जाएगी, आपका गुजरात में पाई जाती है, और साथ साथ के अंदर कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु के अंदर आपको ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो अत्यंत विनाशकारी जो टिड्डी है, जिसे कि हम रेगिस्तानी टिड्डी कहते हैं, रेगिस्तानी टिड्डी के अंदर अभी अगर इसकी स्टडी की जाती है तो ये कहाँ देखने को मिलता है, रेगिस्तानी टिड्डी के अंदर कितनी अवस्थाएं देखने को मिलेगी आपको, 2 अवस्था। रेगिस्तानी जो टिड्डी है उसके अंदर आपको स्टेज जो है वो आपको कितनी स्टेज दिखेंगी, सेकंड स्टेज दिखेंगी, 2 अवस्थाएं आपको दिखाई देंगी। इसके अंदर सबसे पहले जो अवस्था उसे तो बोला जाता है एकल अवस्था, और जो दूसरी अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं यूथ अवस्था। एक को तो क्या कहा जाता है, एकल अवस्था, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, यूथ अवस्था। एकल अवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो एकल अवस्था के अंदर जो आपको जो टिड्डी जो दिखाई देती है, उस टिड्डी के अंदर जो शिशु हम जिसे बोलते हैं, निम्फ जिसे हम बोलते हैं, अब्रक जिसे हम कहते हैं, उनका अगर हम रंग देखें तो वो किस रंग के दिखाई देंगे, आपको हरे रंग के दिखाई देंगे। याद रखना, एकल अवस्था में पाए जाने वाले जो निम्फ है, जो शिशु है, जो अब्रक है, उनका रंग कैसा होगा, हरे रंग का होंगे। कैसे होंगे, हरे रंग का होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें, तो जो प्रौढ़ है, उस प्रौढ़ का जो रंग है वो कैसा दिखाई देगा आपको, दूसर रंग का, यानी कि मटमैला थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें एकल अवस्था के अंदर जो है, उसके अंदर ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, साथ साथ के अंदर यूथ अवस्था की अगर हम बात करें, यूथ अवस्था के अंदर जो पाए जाने वाला जो निम्फ है जिसे हम शिशु कहते हैं, उसका जो रंग है कैसा होगा, आपको काले रंग का आपको दिखाई देगा। और अगर हम एडल्ट की बात करें, तो जो एडल्ट है वो कैसा रंग का दिखाई देगा, पिंक कलर का, या फिर कैसे दिखाई देगा आपको, येलो कलर का, यानी गुलाबी पीले रंग का आपको एडल्ट दिखाई देगा। लेकिन शिशु जो है वो कैसे रंग का दिखाई देंगे, काले रंग के दिखाई देंगे। ये इसके अंदर ये जो शिशु है जो काले रंग के दिखाई देंगे, वो क्या अवस्था होती है, हानिकारक अवस्था होती है। इनके अंदर ये कहा जाता है, ये यूथ अवस्था है, उसकी 2 विशेषताएं याद रखना। एक विशेषता तो ये होती है कि यूथ अवस्था समूह के अंदर क्या करती है, उड़ान भरती है। जो आपने देखा होगा ना, एक जो ग्रुप बनाकर उड़ान भरती है, बहुत सारा है ना, झुंड का झुंड। तो याद रखना, यूथ अवस्था जो होती है वो कैसे करती है, समूह में उड़ान भरती है। और ये जब उड़ान भरती है तो उड़ान भरने के दौरान इनकी जो गति होती है, वो उस गति के बारे में ये कहा जाता है कि 13 से लेकर 16 किलोमीटर का जो एरिया होती है वो 1 घंटे में 13 से लेकर 16 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, ये तेजी से क्या करती हुई चलती है, प्रजनन, यानी कि अपनी जाति को बहुत जल्दी बढ़ाने का काम करती रहती है। अब अगर इसके जीवन चक्र, यानी कि टिड्डी के जीवन चक्र की हम बात करते हैं, तो टिड्डी का जो जीवन चक्र है उसके अंदर आपको कितनी स्टेज दिखाई देंगी, 3 अवस्थाएं दिखाई देंगी। और जैसे ही आपने 3 अवस्थाएं देखी तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, जो टिड्डी होती है उसके अंदर जो कायांतरण है वो कैसा पाया जाता है, अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो सबसे पहले आप अगर इसके जीवन चक्र को देखते हैं तो जीवन चक्र के अंदर आप ये देखेंगे कि इसका जो जीवन चक्र है उसके अंदर आपको एक मादा दिखाई देगी, और जो मादा है वो 3 से 6 माह तक रहती है। ठीक है, 3 से, यानी कि 2 बार ये क्या करती है, अंडों को अंडे देने का काम करती है ना, हर 6 माह बाद में ये अंडे देती है। तो यानी कि जो मादा है हर 3 से 6 माह बाद में इसमें अंडे दिए जाते हैं। अंडों की संख्या यहाँ मैंने बताई है कि अंडों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 500 होती है। अंडे कहाँ दिए जाते हैं, तो आप ये बताओगे कि ये जो अंडे हैं वो बलुई मिट्टी के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में दिए जाते हैं। मिट्टी की कैसी होगी, मिट्टी बलुई मिट्टी, और कितनी गहराई में दिए जाएंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में ये आपको
आपको दिखाई दिए जाएंगे। अगर अंडों की बात की जाए तो अंडों की जो लंबाई होती है 7 मिलीमीटर की इसकी लंबाई होती है, वह 1 मिलीमीटर इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। यानी कि ये जो टिड्डी का जो अंडा है वो चावल के दाने के समान दिखाई देता है। याद रखना, जो टिड्डी है उसका जो अंडा है वो कैसा दिखाई देगा आपको, चावल के दानों के समान, और एक लड़ के रूप में आपको दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि 50 से 150 का समूह एक साथ अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम टिड्डी का जो प्रकोप है उस टिड्डी के प्रकोप से अगर बचना चाहें तो बचने के लिए सबसे पहले हम जो बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट करते हैं, जैविक नियंत्रण जो करते हैं, उस जैविक नियंत्रण के अंदर सबसे पहले हम एक कीट का उपयोग करते हैं। उस कीट का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना, मोस्ट है, इसके अंदर याद रखना, जो जैविक नियंत्रण ट्रॉक्सोपोसेरस नाम का एक जो कीट होता है वो इसके जो अंडे हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और साथ के अंदर एक जो जीवाणु है जिसका नाम है बेसिलस थ्रुएंजिनेसिस, ये जीवाणु भी क्या करता है, इसके अंडों को नष्ट करने का काम करता है। ध्यान रखना, जैविक नियंत्रण ट्रॉक्सोपोसेरस कीट के द्वारा, और जीवाणु कौन सा लिखेगा, बेसिलस थ्रुएंजिनेसिस जीवाणु के द्वारा इसका जैविक नियंत्रण किया जाता है। इसके साथ साथ में एक जो पक्षी होता है जिसको हम बोलते हैं मैना पक्षी भी इस टिड्डी को खाने का काम करती है। अगर भारत के अंदर इस टिड्डी के प्रकोप को देखते हुए जो केंद्र बनाए गए हैं, और केंद्रों की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय टिड्डी नियंत्रण जो गठन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय टिड्डी नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, जबकि राज्य टिड्डी नियंत्रण बोर्ड कहाँ बताएंगे आप, जोधपुर के अंदर। ठीक है, और इस राजस्थान के अंदर इसका 2 बनाया है, एक तो केंद्र तो है जोधपुर, और उपकेंद्र आपको कौन सा बताया जाएगा, बीकानेर बताया जाएगा। अगर हम कीट की अगर हम बात करते हैं तो टिड्डी के बाद में जो नेक्स्ट कीट आता है वो आता है दीमक, जिसे हम टर्माइट कहा जाता है। दीमक के बारे में ये कहा जाता है कि जो दीमक होती है वो आपको पता है कि लकड़ी से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो खा जाती है, लेकिन ये उसके साथ में दीमक के अंदर ये याद रखना कि जो दीमक होता है एक सामाजिक कीट होता है। सामाजिक कीट का मतलब ये अपने परिवार के साथ समूह बनाकर रहता है। तो ध्यान रखना, टिड्डी जो दीमक है, दीमक के अंदर दीमक का सबसे पहले साइंटिफिक नेम हम याद रखेंगे। साइंटिफिक नेम जो है वो है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। एक बार वापस बोल रहा हूँ, दीमक का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ठीक है, इसका जो गण है वो गण है आइसोप्टेरा। याद रखना, गण कौन सा रहेगा, आइसोप्टेरा। और अगर कुल की बात की जाए तो इसका जो कुल होगा टर्माइटिडी, जो कुल होगा वो होगा टर्माइटिडी। इसका जो कुल होगा वो क्या होगा, टर्माइटिडी होगा। दीमक एक प्रकार का सर्वभक्षी, यानी कि समस्त जो सेलुलोज से बने यानी कि समस्त प्लांट को खाने का काम करता है। दूसरा, ये सामाजिक कीट है, अपना समूह बनाकर रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीमक की कॉलोनी क्या कहलाती है, टर्मेटेरिया कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीमक की कॉलोनी क्या कहलाती है, टर्मेटेरिया। और घर का जो निर्माण किया जाता है, जो दीमक होती है ना, उसका जो निर्माण किया जाता है, जिसे हम दीवड़ भी कहते हैं, उसके जो घर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। यानी कि दीमक के अंदर 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। इनके अंदर आपको श्रमिक दिखाई देंगे, इनके अंदर आपको सैनिक दिखाई देंगे, और इनके अंदर आपको राजा और रानी पाए जाएंगे। अगर सबसे पहले श्रमिक की बात की जाए तो एक समूह के अंदर जो दीमक का पूरा एक जो ग्रुप होता है, एक परिवार होता है, एक समूह होता है, उसके अंदर अगर 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों के अंदर श्रमिकों की जो प्रतिशत होगा 80 से लेकर 90% जो होंगे वो क्या पाए जाएंगे, श्रमिक पाए जाएंगे। और याद रखना, श्रमिक ही घर का निर्माण करते हैं, श्रमिक ही साफ सफाई का काम करते हैं, श्रमिक ही भोजन का प्रबंधन करते हैं। और सबसे अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जो श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट है यानी कि जो सेलुलोज, प्लांट में क्या पाया जाता है, सेलुलोज, उस सेलुलोज का क्या करता है, भक्षण करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, श्रमिकों की जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल के अंदर ट्राइकोनिम्फा, याद रखना, श्रमिक की आहार नाल में ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। इस कारण से जो दीमक होती है वो लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को खा जाती है। दूसरी चीज़, सैनिकों का एक ही काम होता है, नाम सैनिक है, तो सैनिक हमेशा क्या करता है, सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, इसके अंदर जो सैनिक होते हैं वो समस्त सैनिक कैसे होते हैं, नर होते हैं, और सारे के सारे श्रमिक कैसे होते हैं, बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि निषेचन के अंदर अपना कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तीसरे नंबर क्या आता है, राजा और रानी। इसके अंदर एक राजा होता है और एक रानी होती है। रानी के बारे में ये कहा जाता है कि टर्मेटेरिया का निर्माण करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, रानी के
के द्वारा, यानी कॉलोनी की जो संस्थापक होती है वो कौन होती है? रानी होती है। इस कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी रानी की जो साइज होता है सबसे बड़ा होता है। ये 5 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, जबकि 1 सेंटीमीटर तक कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है। निषेचन के दौरान याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने के बाद में जब अंडे देने का काम आता है तो रानी दीमक के द्वारा एक अंडा 1 सेकंड में दिया जाता है, यानी कि हर 1 सेकंड में दीमक एक अंडा दे देती है। इसलिए इस रानी दीमक को अंडे देने की मशीन भी कहा जाता है, यानी कि ये 24 घंटे के अंदर कम से कम 80,000 से अधिक के अंडे दे सकती है। ठीक है, यानी कि एक अंडा 1 सेकंड में देने का काम ये करता है। अगर दीमक का जीवन काल की बात की जाए तो दीमक का जो जीवन काल होता है वो 6 से 10 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दीमक के अंदर हानिकारक अवस्था कौन सी होती है? दीमक की हानिकारक अवस्था उस दीमक का शिशु जिसे हम निम्फ कहते हैं वो हानिकारक होता है। साथ साथ में कौन होता है? श्रमिक इसके अंदर हानिकारक अवस्था के रूप में पाया जाता है। दीमक खरीफ की फसल को, रबी की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। साथ साथ के अंदर इस दीमक के अंदर एक चीज याद रखना, दीमक में भी अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, यानी कि इसमें भी एडल्ट है, इसके अंदर भी आपको अंडे होंगे और इसके अंदर भी आपको क्या दिखाई देंगे? शिशु दिखाई देंगे, यानी कि इसमें भी अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अंडा, शिशु और प्रौढ़ आपको दिखाई देंगे। अंडों का रंग पीला होता है और याद रखना इसके अंदर जो पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी का जो पूर्ण समय होता है, 1 वर्ष में एक पीढ़ी पूर्ण हो जाती है। ये आपका एंटोमोलॉजी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ एग्रीकल्चर स्टूडेंटों को, बायोलॉजी के अंदर एंटोमोलॉजी से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। इसलिए टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो मार्क्स जो आएंगे वो आपके बहुत ज़्यादा आएंगे। तो मैं मेरे बेटाओं से ये कहता हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी करें।